हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग SSLV व्हीकल्स के बारे में देखेंगे। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान इसके द्वारा विकसित एक छोटा लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा या 300 किलोग्राम पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा तक पहुंचाने के लिए रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए बहुत कक्षीय ड्रॉप ऑफ क्षमता का समर्थन करता है। समारोह की बात करें तो लघु उड़ान प्रक्षेपण यान है। उत्पादक NSIAL इसरो। उद्यम देश भारत है। ऊंचाई 34 मीटर है और व्यास इसका 2 मीटर है। द्रव्यमान 120 टन है। ऊंचाई 500 किलोमीटर है। कक्षीय झुकाव 45.0 है। और इसकी तुलनीय की बात करें तो मिनिटॉर 1 है, स्टार्ट 1 है, क्वाई 1 है, इलेक्ट्रॉन रॉकेट है। स्थिति सक्रिय है। प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कुलशेखरपट्टनम अंतरिक्ष बंदरगाह। कुल लॉन्च 3 है। सफलताएं 2 पाई है, विफलताएं 1 हुई है। व्यास 2 मीटर है। संचालित S-48 के द्वारा अधिकतम जोर 2496 kN। जलने का समय 94.3 सेकेंड। फेंकने योग्य ठोस है। व्यास 2 मीटर का है। प्रणोदक द्रव्यमान 7700 किलोग्राम है। द्वारा संचालित S7। पहली उड़ान SSLV D 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट लॉन्च पैड से आयोजित की गई थी। हालांकि पेलोड इच्छित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। दूसरी उड़ान SSLV D 10 फरवरी 2023 को कक्षा में पेलोड पहुंचाने में सफल रही। SSLV को कम लागत, कम टर्न अराउंड समय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसमें न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के तहत मांग पर लॉन्च की सुविधा उपलब्ध है। यह कई उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। SSLV के चालू होने के बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय कंपनियों का एक समूह बड़े पैमाने पर उत्पादक और लॉन्च गतिविधियों का प्रबंधन करेगा। SSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तुलना में बहुत कम कीमत और उच्च लॉन्च दर पर छोटे उपग्रहों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। SSLV की विकास लागत 169.07 करोड़ 2023 में 190 करोड़ US मिलियन के बराबर और विनिर्माण लागत 30 करोड़ है। 30 से 35 करोड़ की उम्मीद है। विश्लेषकों का अनुसार यह इससे अपने श्रेणी के सबसे किफ़ायती रॉकेटों में से एक बनाता है। अनुमानित उच्च प्रक्षेपण दर काफ़ी हद तक स्वायत्त प्रक्षेपण स्वचालित और समग्र सरल रसद पर निर्भर करता है। तुलना करने के लिए PSLV प्रक्षेपण में 600 अधिकारी शामिल होते हैं, जबकि SSLV प्रक्षेपण संचालन लगभग 6 लोगों की एक छोटी टीम द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। SSLV के प्रक्षेपण तत्परता अवधि महीनों के बजाय 1 सप्ताह से भी कम होने की उम्मीद है। प्रक्षेपण यान को मौजूदा PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह लंबवत और सेवानिवृत्त सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और संबंधित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह क्षैतिज रूप से जुड़ा जा सकता है। वाहन के पहले 3 चरणों में HTPB आधारित ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। चौथा टर्मिनल चरण एक वेलोसिटी टर्मिंग मॉड्यूल, जिसे प्रतिक्रिया नियंत्रण के लिए 8 50N थ्रस्टर्स और वेग बदलने के लिए 8 50N अक्षीय थ्रस्टर्स है। इनमें VTM 172 मीटर सेकेंड तक का डेल्टा भी जुड़ सकता है। SSLV का पहला चरण S1 और तीसरा चरण है SA3 नए विकसित है, जबकि दूसरा चरण है SA2। PSLV के तीसरे चरण HPS3 से लिया गया। विशेषताएं 34 मीटर ऊंचाई है, व्यास 2 मीटर है, द्रव्यमान 120 टन। पेलोड क्षमता एकल बहु उपग्रह है, नैनो माइक्रो मिनी उपग्रह है। SSLV प्रक्षेपण परीक्षण की बात करें तो प्रारंभिक विकासात्मक उड़ान झुकी हुई कक्षाओं के लिए उड़ानें श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी, पहले मौजूदा लॉन्च पैड का उपयोग करके और बाद में कुलशेखरपट्टनम में SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स नामक समर्पित सुविधा से विनिर्माण संस्थापक, संयोजन निरीक्षक, परीक्षण और स्वचालित लॉन्चिंग यूनिट से संबंधित निविदाएं अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी। तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम के पास विकासाधीन यह नया कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट पूरा होने पर सूर्य तत्कालिक कक्षा में SSLV प्रक्षेपण को संभालेगा। 2015 में राजाराम नगप्पा द्वारा एक राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान की कोर्ट रिपोर्ट के रणनीति पेलोड लॉन्च करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित पथ का प्रस्ताव किया गया।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञानी संगोष्ठी तत्कालीन द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के निदेशक एस सोमनाथ ने भी लियो के लिए 500 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ एक लागत प्रभावी लॉन्च वाहन विन्यास की पहचान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और नवंबर तक ऐसे लॉन्च वाहन का विकास चल रहा था। दिसंबर 2018 तक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वाहन के लिए डिजाइन पूरा किया गया। सभी बूस्टर सेगमेंट प्राप्त हुए और द्वितीय असेंबली बिल्डिंग में असेंबली हुई। 18 मार्च 2021 को आयोजित SS-1 प्रथम चरण बूस्टर का पहला स्थितिक अग्नि परीक्षण असफल रहा। परीक्षण में लगभग 60 सेकंड बाद दोलन देखे गए और 95 सेकंड के बाद SS-1 चरण का नोजल विघटित हो गया। परीक्षण की नाममात्र अवधि 110 सेकंड थी। उड़ान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए SSLV के ठोस पहले चरण S1 को लगातार 2 नाम बाद स्थैनिक अग्नि परीक्षण करने होंगे। SSLV पेलोड फायरिंग कार्यात्मक योग्यता परीक्षण अगस्त 2021 में पूरा हुआ। SSLV प्रथम चरण S1 का दूसरा स्थैतिक अग्नि परीक्षण 14 मार्च 2022 को SDSC SHAR में आयोजित किया गया और आवश्यक परीक्षण उद्देश्यों का पूरा किया गया। SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान 7 अगस्त 2022 को हुई। उड़ान मिशन को SSLV D1 नाम दिया गया। SSLV D1 उड़ान अपने मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही। रॉकेट में चौथे वेलोसिटी टर्मिंग मॉड्यूल के साथ 3 चरण का विन्यास हुआ। अपने D1 विन्यास में रॉकेट 34 मीटर ऊंचा था, जिसका व्यास मीटर 2 था और लिफ्ट ऑफ दरमियान 120 T था। रॉकेट में 135 किलोग्राम वजनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-2 और 8 किलोग्राम वजनी क्यूबसेट पेलोड आज़ादी सेट ले गया था, जिसमें भारतीय छात्रों ने स्टीम शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया था। SSLV D1 को दोनों उपग्रह पेलोड को 37.2 डिग्री झुकाव के साथ 356.2 किलोमीटर की ऊंचाई को एक गोलाकार कक्षा में स्थापित करना था। मिशन की विफलता के लिए इसरो द्वारा आधिकारिक स्पष्टीकरण सॉफ्टवेयर की खराबी थी। इसरो के अनुसार मिशन सॉफ्टवेयर ने दूसरे चरण के पृथ्वीकरण के दौरान एक्सेलेरोमीटर विसंगति का पता लगाया। इससे रॉकेट नेविगेशन बंद लूप मार्गदर्शन के खुले लूप मार्गदर्शन में बदल गया। हालांकि मार्गदर्शन मोड में यह स्विच रॉकेट के नेविगेशन में निर्मित अतिरेक का हिस्सा था, लेकिन यह मिशन को बचा ना सका। ओपन लूप गाइडेंस मोड के दौरान अंतिम VTM चरण इच्छित 20 सेकंड के बजाय केवल 1 सेकंड के लिए फायर करने में कामयाब रहा। इसके कारण दोनों उपग्रहों के साथ रॉकेट के VTM चरण को 36.56 डिग्री के झुकाव के साथ 360.56 इंटू 75.66 किलोमीटर की अस्थिर अंडाकार ट्रांसएटमॉस्फेरिक कक्षा में इंजेक्ट किया गया। SSLV D के अंतिम VTM चरण में 16 हाइड्रोजन ईंधन वाले थ्रस्टर्स थे। उनमें से 8 ऊंचाई नियंत्रण करने वाले थे और शेष 8 कक्षीय को नियंत्रित करने वाले थे। BTM चरण ने कक्षीय सम्मिलित युद्धाभ्यास के दौरान PHY और रोल नियंत्रण भी प्रदान किया। SSLV D के 3 मुख्य चरण सामान्य रूप से कार्य करते थे, लेकिन दोनों उपग्रह पेलोड को स्थिर कक्षा में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आवेग प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दोनों उपग्रह पेलोड को उनकी इच्छित स्थिर कक्षाओं में इजेक्ट करने के लिए VTM चरण को कम से कम 20 सेकंड के लिए फायर करना था, ताकि पर्याप्त अतिरिक्त कक्षीय वेग और ऊंचाई सुधार प्रदान किया जा सके। इसके बजाय VTM चरण की आंशिक फायरिंग के बाद EOS-02 को 738.5 सेकंड और को आज़ादी सेट को 788.4 सेकंड पर लिफ्ट ऑफ के बाद छोड़ा गया। इन विफलताओं के कारण उपग्रह अस्थिर कक्षा में प्रवेश कर गए और बाद में पुनः प्रवेश करने पर नष्ट हो गए। SSLV D2 10 फरवरी 2023 को SSLV ने अपना दूसरा विकासात्मक मिशन पूरा किया, जिसमें 3 उपग्रहों को उनको नियोजित कक्षाओं में स्थापित किया गया। 3 चरणों वाले रॉकेटों ने उड़ान भरने के लगभग 13 मिनट बाद US-07 को एक गोलाकार कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा जेनस 1 और आज़ादी सैट 2 उपग्रह लगभग 1.6 मिनट बाद अपनी कक्षाओं में स्थापित हुआ। SSLV D2 का उद्देश्य 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर को गोलाकार कक्षा में लॉन्च करना और SSLV वाहन प्रणालियों को इन फ्लाइट प्रदर्शन को प्रदर्शित करना था। SSLV D2 द्वारा कुल 175.2 किलोग्राम वजन उठाया गया। जेनस 1 के लिए 10.2 किलोग्राम, आज़ादी सैट 2 के लिए
7 किलोग्राम और US-7 के लिए 156.3 किलोग्राम। SSLV-D1 की समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद इसरो ने आवश्यक उपचारात्मक उपायों को चुना और उन्हें व्यवहार में लाया। विकास दल ने सुनिश्चित करने के लिए कई सिमुलेशन और अध्ययन के लिए SSLV-D2 मिशन सफल होगा। SSLV-D1 दोष मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार 6 ऑनबोर्ड एक्सलोमीटर ने कंपन का पता लगाया तो अवधि में लंबे थे और अलगाव के दूसरे चरण के दौरान अधिक तीव्र थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह समस्या फिर से ना तो SSLV-D2 में दूसरे चरण की टुकड़ी प्रणाली को कंपन करने के लिए संशोधित किया गया था। इसके अलावा सिस्टम ने NAVLC डेटा का उपयोग करके नेविगेट करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया था और अब बचाव मोड में प्रवेश करने से पहले रीडिंग की निगरानी लंबे समय तक की जाएगी। पृथक्करण तंत्र उपकरण थे तथा खराब सेंसर की पहचान करने के लिए ऑनबोर्ड सिस्टम को संशोधित किया गया तथा हार्डवेयर के 5 नए टुकड़े लगाए गए। SSLV-D2 में इलेक्ट्रॉनिक्स ने सफलतापूर्वक काम किया था, साथ ही लॉन्च वाहन की नई किफ़ायती मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली में भी काम किया था। पृथ्वी उपग्रह US-8 को इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अंतिम विकास उड़ान ने पहले लॉन्च पैड में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। 17 मिनट के बाद US-8 को बिना किसी विचलन के निर्देशन इजेक्शन स्थितियों का पालन करते हुए 475 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में इंजेक्ट किया गया था। SSLV विकास प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है। विकास दल इसके द्वारा धारावाहिक उत्पादन के लिए उद्योग को SSLV की तकनीकी आपूर्ति के लिए कारण BTM चरण में विशिष्ट परिचालन गतिविधियों को खोज जारी रखेगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पहले किसी भी आवश्यक फाइन ट्यूनिंग को पूरा किया जाएगा। 72 घंटे के टर्न अराउंड समय के साथ कई उपग्रहों को सपोर्ट करने की क्षमता। SSLV-D3 की सफल उड़ान भारतीय निजी क्षेत्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के परिचालन उड़ानों के लिए रॉकेट का उपयोग करने की अनुमति है। SSLV परियोजना निर्माण के 7 साल से अधिक समय के बाद पूरी हुई। 6 कंपनियां अब SSLV तकनीक हासिल करने की प्रक्रिया में है, जबकि कम से कम 10 कंपनियां और कसौटियों ने विनिर्माण में रुचि दिखाई। SSLV रॉकेट का एकीकरण प्रक्षेपण समय 24 घंटे से कम है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपकी SSLV सैटेलाइट के बारे में। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।